हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है ना, और हमने इस इक्वेशन को ऑब्टेन भी किया था, वी ऑब्टेन्ड दिस इक्वेशन। ठीक है, और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ में आई बात। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे, समझ में आई बात। ठीक है, फिर उस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, जो हमने कल जो पढ़ा था ना टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे, समझ में आई बात। तो ये मेन दो टॉपिक है आज के हमारे, जो आज हमने पढ़ने हैं। काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, समझ में आई बात। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने कल आपको बताया था, जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है हम उसको डेराइव नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम उसको ऑब्टेन करते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स, समझ में आई बात। तो हमने उसको कल समझा था। तो आज जो हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, ठीक है ना, यानी टाइम पर जो निर्भर नहीं करता, ठीक है, उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, वी विल ऑब्टेन यूजिंग टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, समझ में आए बात। अंडर द एजम्पशन, तो हमें कुछ एजम्पशन करनी पड़ेगी ना। ठीक है, हम एज्यूम करेंगे सर्टेन फैक्टर्स अंडर टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, ताकि हमें ऑब्टेन कर सके क्या, टाइम इंडिपेंडेंट। अब क्या क्या एजम्पशन करना है, पहला तो सेपरेबल वेव फंक्शन, हम सेपरेबल वेव फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास देखो क्या, जो स्पेस पार्ट होगा वेव फंक्शन का और जो हमारे पास टाइम पार्ट होगा वेव फंक्शन का, उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, समझ में आई बात। इनिशियली कल आपको ध्यान हो तो हमारे पास जो वेव फंक्शन था, ठीक है ना, हम टाइम डिपेंडेंट की, तो ये एजम्पशन है एक्चुअली हमारे पास। ठीक है, हम सब क्यों हम इसको एज्यूम करें भाई, ऐसा एक साथ भी तो हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला एजम्पशन क्या है, सेपरेबल वेव फंक्शन। ठीक है ना, दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। देखो ये टाइम इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जो मेरे पास पोटेंशियल होगा ना वो सिर्फ स्पेस पार्ट पर निर्भर करेगा, समझ में आया, यानी पोटेंशियल स्पेस कोऑर्डिनेट पर निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो। तो जो एक्चुअली में टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कोई भी पार्टिकल यदि मास m है और पोटेंशियल क्या है, VRT, तो ये टाइम डिपेंडेंट इसीलिए तो होती है क्योंकि जो पोटेंशियल होता है ना वो टाइम पर निर्भर करता है, समझ में आई बात। तो वो की क्या होती है, आई एच कट डेल फाई आर कोमा टी अपॉन में डेल टी, ये होती है हमारे पास, समझ में आई बात। हम इसको आप भली बात ही जानते भी हो। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस की थी और ऑब्टेन किया था, समझ में आई बात। अब हमको क्या करना है, हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो पहला क्या, जैसे मैंने बताया, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल जो होगा हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट एज्यूम करेंगे। ठीक है ना, ताकि हम ये जो इक्वेशन है ना टाइम पर निर्भर कर रही है, तो ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम इंडिपेंडेंट, समझ में आई बात। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो जो पोटेंशियल होगा हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या होगा, सिर्फ स्पेस पार्ट पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, इसी की वजह से जो पोटेंशियल होता है ना, द पार्टिकल इज अंडर दिस फोर्स फील्ड, इस फोर्स फील्ड के अंदर जो पार्टिकल है वो सिर्फ स्पेस पार्ट पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, इसी वजह से ना हम जो वेव फंक्शन होता है ना उसको स्पेशल पार्ट और टेम्पोरल पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, इसी को बोलते हैं सेपरेबल वेव फंक्शन। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन है ना, ठीक है ना, इसको हम स्पेस पार्ट और ये मेरे पास टाइम पार्ट हो गया, समझ में आए बात। एफ लिखना है, जो भी आपको किसी भी उससे आप लिख सकते हो, काफ़ी जगह आप देखोगे ये लिखा मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, आपका मर्जी है, जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है वेरिएबल्स आप कर सकते हो, समझ में आई बात। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये हम सेपरेट जो है स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट इसी वजह से कर सके हैं क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है ना, मीन्स द फील्ड अंडर विच द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन स्पेस पार्ट, समझ में आई बात। ठीक है,
तो ये है, तो ये मेरे पास क्या है, स्पेशल पार्ट है, और ये मेरे पास क्या है, टेम्पोरल पार्ट है। अब हमने क्या, अब ये तो मेरा वेव फंक्शन जो है ना, तो इसको उठा के रख दो इसमें सिंपली, ठीक है। अब ये क्या है, वेव फंक्शन है किसका, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का। तो इसमें इसको, ये तो सॉल्यूशन हुआ ना एक तरीके से। तो हम इसको जब इसमें उठा के रखेंगे तो देखो ये टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो देखो स्पेस पार्ट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, स्पेस पार्ट तो बाहर आ गया है ना। सब्सटीट्यूटिंग दिस सेपरेबल फॉर्म, इस सेपरेबल फॉर्म को हम टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन में रख देते हैं। समझ में आई बात। अब देखो ये मेरे पास, अब ध्यान से देखो, अब जो ये यहाँ पे रखेंगे ना, अब देखो मैंने स्पेस पार्ट तो मैं अंदर ले गया, इसको ना उठा के जब यहाँ रखेंगे स्पेस पार्ट अंदर ले गया, देखो फाई आर हो गया, फाई आर हो गया, और ये एफ टी मेरे बाहर लिख लिया मैंने। समझ में आई बात, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे इसी से। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो नीचे एफ टी बचेगा। तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपली ये आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। समझ में आई बात, कोई डाउट है। और क्या बचेगा, अब जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे एफ आर एफ टी, तो ये से कट जाएगा, ठीक है, एफ आर बचेगा। तो देखो सिंपली जब मैं अंदर लिखूंगा, तो देखो ये जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ये भी इससे कटेगा, तो देखो सिर्फ सिंपली पोटेंशियल बचेगा, और इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, स्पेस पार्ट आ गया, ठीक है ना। समझ में आई बात। नाउ ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, आप ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखो ये आएगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है सिर्फ और सिर्फ टाइम पर डिपेंड कर रही है। देखो ये किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर, टाइम का फंक्शन है पूरा लेफ्ट हैंड पार्ट। और जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है, इट डिपेंड्स ऑन आर, और देखो आर का फंक्शन है, तो ये टेम्पोरल पार्ट है, ये स्पेशल पार्ट है। तो बोथ मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। और ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टोटल एनर्जी। क्यों भाई टोटल एनर्जी, समझ में, इसको आप समझते हैं, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है और कुछ भी लिख देते हैं। अब ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है ना, यूजिंग टू मेथड्स। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, तो यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको। अब पहले तो देखो इसको ये समझे टाइम पार्ट से के अलावा, ठीक है ना, भाई ये कांस्टेंट जो है क्यों है। अब देखो ये मेरे पास जो फंक्शन, ये पहला पार्ट है ना, टाइम पर निर्भर कर रहा है, ये पहला पार्ट स्पेस पर निर्भर कर रहा है। तो देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो दोनों क्या आ रहे हैं, देखो इक्वल आ रहे हैं। तो वो दोनों यदि इक्वल है तो कोई कांस्टेंट ही होगा। समझ में आया, क्या होगा, कोई कांस्टेंट ही होगा, तभी इक्वल हो सकते हैं। क्यों होगा, अब यदि मान लो इसको सोल्व करेंगे, तो देखो मान लो टाइम का फंक्शन है, तो मान लो कोई टाइम आ गया, टाइम का कोई सॉल्यूशन आया, ये स्पेस का पार्ट है, ये कोई स्पेस पार्ट आ गया, तो ये देखो दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते बिल्कुल भी। समझ में आए बात। तो ये टाइम वाला पार्ट और स्पेस वाला पार्ट इक्वल तभी होंगे, मान लो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। समझ में आई बात। तो समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब वो कांस्टेंट एनर्जी होगा या कोई और होगा, हमको नहीं पता। समझ में आया बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, आइए समझते हैं, ध्यान से देखो। तो मैंने जब कल आपको टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ाया था, तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आई एच कट डेल बटी में डेल टी। मैंने बताया था ये हमारे पास क्या आता है, एनर्जी ऑपरेटर होता है। ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। यदि आप इन्हें इतनी बार ध्यान हो आपको, तो आप समझ पाओगे। तो अब गौर से देखो, ये जो हमारे पास पार्ट है, ये वही तो है, ये आई एच कट डेल बाय डेल टी एफ टी। समझ में आया, ठीक है। और ये मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, ये एफ टी है। तो देखो ये एक तरीके से ऑपरेटर का काम कर रहा है। किस पर ऑपरेट कर रहा है, इस फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है। तो ये जब इस फंक्शन पर ऑपरेट करेगा तो ये मुझे क्या देगा, ये एनर्जी देगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब समझ में आया टोटल एनर्जी के इक्वल क्यों होगा, तो ये इसके इक्वल है, तो ये एनर्जी के भी इक्वल होगा। तो मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूँ, तो ये आई एच कट डेल बटे में डेल टी एफ टी, और ये मेरे पास ई, और ये मेरे पास एफ टी आ गया। जो ये आता ना, इधर लेके चला गया मैं। समझ में आई बात। तो अब इसको ऐसे समझो, देखो ये मेरे पास एक एनर्जी का ऑपरेटर है, जो जब मैंने इस पर अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, एनर्जी मिला, ठीक है। तो यदि आपको ध्यान हो तो कल मैंने इस पर बहुत फोकस किया था बताते वक्त, और मैंने कहा भी था आपको कि जब हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसका इसमें इस्तेमाल आएगा, ठीक है। हालांकि मैं ऑपरेटर वगैरह और डिटेल में आपको समझाऊंगा, पर फिलहाल के लिए मैंने जितना बताया आप उस पर ध्यान रखो।
समझ में आ गई बात इतनी? तो समझ में आए एनर्जी के इक्वल क्यों होगा, ये सारा किसके इक्वल होगा, दोनों, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, एक मेथड तो देखो समझने का ये है, दूसरा देखो क्या है समझने का इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब देखो ये मेरे पास जो ये पार्ट है इसी को ले लो आप सबसे पहले। ठीक है, जब हम इसको लेंगे तो मान लो हमें तो पता नहीं है कि भाई क्या आएगा, है ना। ठीक है, ये एफ हो गया। अब देखो मान लो कोई कांस्टेंट है सी है। ठीक है, क्या हो गया, कोई कांस्टेंट हो गया सी। तो देखो मैं इसको अब सोल्व करना चाहता हूँ, सी का नेचर देखना चाहता हूँ, सी एक्चुअली में है क्या। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/f, ठीक है ना, ये मेरे पास डेल एफ हो गया। ठीक है, अब ये देखो जब सी है ना, ये मैं जब उधर लेके जाऊँगा माइनस के आई एच, एक मिनट सॉरी, ठीक है ना, इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। देखो ये मेरे पास 1/आई एच कट, ये हो गया सी, ये नीचे आ गया डेल, ये हो गया डेल टी, समझ में आया। अब दोनों साइड यदि मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, log एफ मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, समझ में आया, और ये टी, ठीक है, प्लस के कोई और कांस्टेंट आएगा, उसको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करो, बस मेन चीज़ पर आप ध्यान से समझो क्या है। ठीक है, ये आपने 12th क्लास में इतना मैथमेटिक्स तो आता होगा कि आपको आप किस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब मान लो यहाँ कोई, आप चलो लिख भी लेता हूँ, मान लो कोई कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना। तो देखो जो मेरे पास फंक्शन होगा ये एफ टी, एक्चुअली में आएगा क्या, मैं जब उस साइड लेके जाऊंगा तो ऊपर मेरे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा सी टी आई एच कट। ठीक है, यहाँ मेरे पास कोई कांस्टेंट होगा ए, तो ये आएगा मेरे पास, समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो गौर से, तो इस सी का नेचर अब हमें कैसे पता चलेगा। देखो पावर में क्या है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है ना, ये जो एक्सपोनेंशियल है इसकी पावर क्या है, सी टी। अब देखो इसको ना थोड़ा सा हम और सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा और लिख लेता हूँ। देखो ध्यान से, मैं ना आई को जब ऊपर लिखूंगा तो माइनस के आई कट ये हो जाएगा सी टी अपॉन में एच, ऐसे लिख लेंगे हम इसको। ठीक है ना, कोई डाउट है? अब ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास है ना, ये एक्सपोनेंशियल की पावर कोई नंबर ही होगा, ये तो एक्सपोनेंशियल क्या है तो कोई नंबर ही होगा। तो ये जो आई सी टी अपॉन में एच है, तो ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और जो मेरे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए ताकि डायमेंशन कट सके और कोई नंबर आए, कोई नंबर ही तो होना चाहिए, ऊपर कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो देखो ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब देखो एच कट है तो एच कट का डायमेंशन एक्चुअली में होता क्या है ना। जैसे मेरे पास, हमारे पास एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा ही तो होता है। तो इसका यदि मुझे लिखना हो फिलहाल के लिए, आप जस्ट एज्यूम करो। ठीक है ना, डायमेंशन मैं क्या लिखूंगा इसका, तो मैं इसका डायमेंशन देखो क्या लिखूंगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है ना, और मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये एक मिनट सॉरी, इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट, अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आई सी टी एच कट है ना, ठीक है, तो ये मेरे पास किसकी फॉर्म है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है। तो रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ना, तो ये मेरे पास एनर्जी हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंपली क्या होगा मेरे पास, ठीक है ना, सेकंड इनवर्स लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जूल सेकंड हो जाएगा। तो एनर्जी ये किसका, एच कट का मेरे पास क्या आ गया, सिंपली ये डायमेंशन आ गया, तो यहाँ पर जूल सेकंड आ गया। समझ में आई बात? तो जो सी है, देखो टाइम का क्या है, टाइम तो सेकंड में मेजर कर लिया, तो सी जो लिखा है ना, तो सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, जूल ही होना चाहिए ताकि जूल से जूल कट सके। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो ये मेरे पास जो है ना, तो इसका जो डायमेंशन है वो जूल पर सेकंड हो गया, और ये मेरे पास सी जो है ना, इसका जूल ही होना चाहिए, और ये टाइम है, टाइम का सेकंड से सेकंड कट गया, तभी तो मेरे पास कोई नंबर आएगा। तो जो सी है ना, सी इसका डायमेंशन क्या है, एनर्जी, तो ये एनर्जी ही है।
समझ में आया? ई क्यों आएगा? तो जो कांस्टेंट होगा वो मेरे पास क्या होगा? एनर्जी ही होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के मेथड थे। पहला वाला मेथड ज़्यादा क्या है, आसान है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो, हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो पार्ट है इसको मैं ई के इक्वल लिख दिया। ठीक है ना, तो जब ई के इक्वल लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में था वो इधर चला गया, तो पहला पार्ट मेरे पास ये हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, जब इंटीग्रेट करके मेरे पास ये आएगा। अभी मैंने ऊपर आपको इंटीग्रेट करके बताया था ना। ठीक है, तो ये आएगा सिंपली, ये बेसिक है, इतना तो आप कर लोगे। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया। ठीक है, अब मेरे पास बचा ये वाला पार्ट, तो इसको भी ई के इक्वल रखेंगे। तो एफ जब इधर जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस के एच का टी स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर फाई आर प्लस के वी आर। ये डिनोमिनेटर में है ना, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में होके, तो ये मेरे पास ये बचेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये है, ये मेरे पास टेम्पोरल पार्ट था, ये मेरे पास स्पेस पार्ट है। समझ में आ गया? तो ये स्पेस पार्ट है। तो जो स्पेस पार्ट है ना, यही है मेरे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया? और जो सॉल्यूशन है फाई आर, इसको जो इक्वेशन है ये तो टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, तो ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन बोलते हैं। ये इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। दोनों पार्ट को ना ई के इक्वल रख दिया, अलग अलग टेम्पोरल पार्ट लिया मैंने और स्पेशल पार्ट लिखा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन तो बोलते ही बोलते हैं, स्टेडी स्टेट इक्वेशन भी बोलते हैं, या स्टेशनरी इक्वेशन बोलते हैं, या टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, स्टेडी स्टेट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, या स्टेशनरी स्क्रोडिंजर इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम आगे डिस्कस में इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूशन टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर। तो इस लेक्चर को स्टार्टिंग में मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन ली थी, तो उसके सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, दो हिस्सों में बांटा। ठीक है, किस हिस्से में बांटा, दो हिस्सों में। अब ध्यान हो यदि आपको, तो मैंने आपको बताया था, एक को तो मैंने स्पेशल पार्ट का और एक को मैंने टेम्पोरल पार्ट का। तो जब हमने आगे सोल्व किया तो हमने इसको सोल्व करते हुए टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व कर ली। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट का ही तो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसको हमने ये लिखा, और ये जो मैंने पार्ट अभी अभी ऊपर सोल्व किया है वो ये आ गया। ठीक है, इसके सामने देखो ए भी था ना वो। अब फाई आर के पास भी तो कुछ कांस्टेंट होगा ना, जब इसको कुछ सॉल्यूशन कुछ होगा ये, तो वो उसी में एब्जॉर्ब हो गया। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बचा ना टाइम डिपेंडेंट का, तो सिंपली वो ये आ गया। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो ए था ना वो इसी में एब्जॉर्ब हो गया। कुछ ना कुछ फाई आर की भी तो कुछ ना कुछ फॉर्म होगी, मान लो ए एक्सपोनेंशियल है या कुछ और फॉर्म है, कुछ ना कुछ होगा, इसके पास भी कुछ कांस्टेंट होगा, वो उसी में एब्जॉर्ब हो गया। तो ये सॉल्यूशन टोटल किसका है, डिपेंडेंट का है, इंडिपेंडेंट का नहीं, डिपेंडेंट का। टाइम इंडिपेंडेंट का तो सिर्फ ये होगा, है ना, और टाइम डिपेंडेंट का पूरा ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो वही है, ये एक्स की नहीं आर जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, यदि वन डायमेंशन में लिखेंगे तो सिंपली आर एक्स लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो ये सॉल्यूशन होगा क्या हमारे पास, टाइम इंडिपेंडेंट का, ये फाई आर, और ये क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट का, और ये क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात? ये वेव फंक्शन हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, पोजीशन भी, मोमेंटम भी, एनर्जी भी पार्टिकल की एट एनी टाइम। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब मैं आपको ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, हो सकता है अब से दूसरे तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है ना, इस लेक्चर के बाद में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 38वां लेक्चर है, तो हो सकता है 40 या 41 लेक्चर में मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊं। ठीक है, अब देखो, तो समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान हो, यदि मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, मान लो कोई सॉल्यूशन है 5(1) और एक सॉल्यूशन ये है 5(2), तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। क्यों होगा, ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न सेटिस्फाई हो सके, है ना। भाई दो वेव सुपर इम्पोज करेंगे तभी तो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, तो यानी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लीनियर कॉम्बाइन करने चाहिए। ऐसा यदि लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं बनेगा, काहे का वेव है फिर वो। ये मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों होना चाहिए। ठीक है ना, हम सारी चीज़ डिटेल में कवर कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है,
तो ये चीज़ है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना विल ऑल्सो बी वैलिड सॉल्यूशन। समझ में आया? तो जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है ना टाइम डिपेंडेंट का वो ये होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ये है। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन देखो ये क्या, बहुत सारे वेव फंक्शन को जोड़ दिया, ये तो एक ही लिखा था ना, देखो फाई एन आर, ठीक है ना, आई ई एन टी अपॉन में एच कट, ये यहाँ कोई कांस्टेंट हो गया। समझ में आई बात? तो ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है। अब देखो जैसे पहला मान लो मुझे पहला सॉल्यूशन लिखना हो तो फाई वन आर है ना, और एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस वेव फंक्शन ये आ जाएगा। समझ में आया? प्लस फाई टू, ठीक है ना, माइनस के ई टू है ना, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस वेव फंक्शन टी अपॉन में एच कट। समझ में? इस तरीके से चलेगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन है जैसा हमने देखा, ऐसे इस बहुत सारे सॉल्यूशंस को जोड़ देंगे तो वो भी क्या होगा सॉल्यूशन। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म है टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी ना इस वेव फंक्शन के लिए क्या होगी। अब देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए कि क्यों हम स्टेशनरी स्टेट या सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो, तो जब मैं इसको करूँगा तो देखो समझाने के लिए ना हम सिंपली क्या करते हैं, मैं आपको एक ही वो ले लेता हूँ। तो देखो जैसे मेरे पास यही तो था, ठीक है, समझ में आया। जब हम इसका कॉन्जुगेट पार्ट करेंगे, ये मैंने कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है, ये आ गया, ये मेरे पास क्या बनेगा, ठीक है ना, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। देखो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये तो देखो मुझे जीरो देगा, एक्सपोनेंशियल ऐड होके पावर में जीरो आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास सिंपली क्या आएगा ये, ठीक है ना। समझ में आया? ये मैंने आपको हमने कल मतलब प्रीवियस क्लास में जब मैंने इंटरप्रिटेशन पढ़ाया था वेव फंक्शन का, तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया, इस पर एक पूरा लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो गौर से देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ दिस वेव फंक्शन ये है, क्या ये टाइम पर निर्भर कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा। यानी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? ठीक है ना, एक वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ वॉल्यूम, ठीक है ना, ना यूनिट वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पर निर्भर नहीं कर रही। कहने का क्या मतलब है, मान लो हमने टी टाइम लिया, हमने पार्टिकल को मेजर करना चाहा, तो हमने देखा वो इस रीजन में है, कहाँ है हमें नहीं पता, मतलब है इस रीजन में ही है, ठीक है ना। समझ में आया? क्योंकि एग्जैक्ट तो हम पता नहीं कर पाते ना क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इस रीजन में है। हमने फिर टी डैश टाइम के बाद देखा वो फिर हमें यही मिला। समझ में आया? फिर टी डबल डैश का 4 देखा यही मिला। तो यानी चाहे टाइम कितना ज़्यादा हो, डेल टी इनफाइनाइट टाइम के बाद भी तुम देखोगे तुम्हें वो यही मिल रहा है, उसी एनर्जी स्टेट में मिल रहा है। समझ में आया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पर निर्भर नहीं कर रही, वो सिर्फ स्पेस पर निर्भर कर रही है। देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम दिस इंप्लाइज दैट अनसर्टेनिटी इन टाइम, लगभग ये है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है जब ये इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब ये क्या, इट टेंड्स टू जीरो। समझ में आया? ठीक है, यही तो है हमारे पास। यानी इनफाइनाइट भी यदि नहीं है तो बहुत ज़्यादा है, ये भाई यदि बहुत ज़्यादा है तो डेल ई क्या आएगा, डेल ई जो होगा लगभग जीरो के इक्वल होगा, इट टेंड्स टू जीरो। समझ में आया? ठीक है, तो मीनिंग द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नोन प्रिसाइसली, हम प्रिसाइसली एनर्जी पार्टिकल की जान सकते हैं। ठीक है, कब जानेंगे, कब होगा ऐसा, जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगा टाइम के, तभी, अन्यथा नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना दिमाग में। We can measure the energy of the particle precisely only if the probability density for the wave function is independent of time, टाइम पर निर्भर नहीं कर रही। तो when the energy is precisely known और probability density does not change with time, the particle remains in the same energy state indefinitely unless distributed by external force। मतलब जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगे तो वो वहीं रहेगा, सीधी सी बात है। समझ में कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो जब तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है टाइम पर निर्भर
टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, टाइम पर निर्भर नहीं करेगी पार्टिकल की, हम एक प्रिसाइसली नोन एनर्जी के साथ उसको मेजर कर सकते हैं। तो जो वेव फंक्शन होगा ना उस पार्टिकल का, जो स्टेट होगी उसको हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट। समझ में आया? ठीक है। और उन स्टेट्स को क्या बोला जाता है, वो वेव फंक्शन जो होगा कोरस्पॉन्डिंग टू दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन। अब समझ में आया? जो इसको हम क्यों बोलते थे? क्योंकि ये क्या था? सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था? ये सॉल्यूशन था। ये किसका? टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अब समझ में आया? तो ये तो टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी टाइम पर निर्भर कर नहीं करेगी। तो जो मेरे पास टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है ना, उसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? या और स्क्रोडिंजर इक्वेशन को क्या बोलेंगे? स्टेशनरी स्टेट स्क्रोडिंजर इक्वेशन या स्टडी स्टेट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। समझ में आया? दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, बहुत कंफ्यूजन होगा नहीं तो। फाई आर टी को भी तो मैं स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन बोल रहा हूं, है ना? क्योंकि इसके देखो स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन वही होगा जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना, समझ में आया, वो टाइम इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? टाइम इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। अब ये जो वेव फंक्शन था इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आई वो भी टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ये भी क्या होगा? स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन कहेंगे इसको भी। अब मान लो कोई वेव फंक्शन हमारे पास आ जाए, है ना, जो हम उसका जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाले और वो क्या हो? टाइम पर निर्भर करो, मान लो टाइम पर निर्भर करे, तो इसका जो वेव फंक्शन होगा उसको हम स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन नहीं कहेंगे। समझ में आई बात? ये तो हमेशा स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन होगा क्योंकि टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा स्पेशल पार्ट तो। लेकिन ये जो है कर भी हो भी सकता है स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन, नहीं भी, वो डिपेंड करेगा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम पर निर्भर करती है या नहीं। यदि नहीं करती तो होगा, करती है तो नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो ये जो जनरल सॉल्यूशन लिखा है ना, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ डेफिनेट एनर्जी। समझ में आई? डेफिनेट एनर्जी क्यों लिखा है अभी मैंने आपको नीचे समझाया, डेफिनेट एनर्जी, है ना। ठीक है, ये देखो डेफिनेट एनर्जी तो आता है, डेली जब जीरो है तो एनर्जी क्या? डेफिनेट है। तभी तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन में ये हमारे पास हम ई लिख पा रहे हैं, डेल ई नहीं लिखा है। ठीक है ना। वो कब होगा? सिर्फ स्टेशनरी स्टेट्स के लिए। या हम ऐसा कह सकते हैं जो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल होता है ना, बेसिकली जब ग्राउंड स्टेट पार्टिकल, है ना, ग्राउंड स्टेट में जब पार्टिकल होता है तो उस केस में बहुत समय के लिए पार्टिकल रहता है। हायर स्टेट्स जो होती हैं वहाँ पार्टिकल टिकता ही नहीं है, वो अपनी एनर्जी लूज करके फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।